गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस.एन. पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विमाएं पूरा हो नहीं पाया था, राशियों वाला जो चल रहा था टॉपिक, तो हम लोग आज जो है इसको और आगे लेके चल रहे हैं और ज़रा देखते हैं कि और आगे इसमें और क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से और नए सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर आज का लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं तो कर दीजिए। और हम यहाँ पर जो है यूनिट्स पर पहले आता हूँ। कुछ यूनिट्स अभी और हैं जिनको हमको अभी डील करना है और इसके बाद मैं विमाओं पर आऊँगा। इसके बाद यंत्र वगैरह की कुछ बात करूँगा, मतलब जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैं यहाँ एक एक करके सारी बात करूँगा। अच्छा, एक बात और फिर से आप सबको समझा दे रहा हूँ कि जो भी मैं बोर्ड पे लिखूँगा कोशिश करूँगा आज मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा करके लिखूँ, है ना, साइज़ बढ़ा करके लिखूँ। और जो भी लिखूँगा यहाँ बोर्ड पर आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप उस चीज़ को पूरा का पूरा बोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं जा रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा। भैया मैं लिखने के साथ साथ बराबर बोलता रहता हूँ, पता नहीं आप लोग का दिमाग कहाँ रहता है। लिखता रहता हूँ शब्द, मैं बोलता रहता हूँ अपने मुंह से, है ना। तो दिक्कत इतनी होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मेरी समझ है ना। तो चलिए आगे चलता हूँ। विमाओं का पार्ट 2 है। देखिए यूनिट्स पर ही चल रहे थे यार हम, है ना, यूनिट्स पर ही थे हम और राशियों की बात कर रहे थे, राशियों की ही बात कर रहे थे। चलिए कुछ राशियां हम और भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी राशियां आपकी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। ज़रा उनके बारे में भी आप देख लीजिए और उनके यूनिट्स के बारे में भी हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बस इंपॉर्टेंट चीजें जितनी लिख रहा हूं बस आप देखते चलिए आराम से, और कुछ नहीं, है ना। बस जिसके जिसके बारे में बोलता चल रहा हूं, बताता चल रहा हूं, उसको आप देखते चलिएगा, बस बात खत्म। विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसके लिए होता है W/Q, W/Q, ये एक फॉर्मूला है जनरली। इसके लिए यूनिट वोल्ट्स लिखते हैं, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था, पर यहाँ पर मैं यही एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था, W/Q। तो ये हो गया W का यूनिट क्या हो गया, कार्य, कार्य की यूनिट जूल, और ये हो गया आपका क्या, चार्ज, कूलम। तो इसकी यूनिट आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। ये आ जाती है कभी कभी, जो लोग सीजीएल वगैरह देखते हैं। अब भैया कोई ग्रुप डी वाला होगा तो उसके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन अगर सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप या किसी स्टेट लेवल के पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पर आता हूँ ज़रा मैं। अच्छा एक बात यहाँ से याद, वैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊँगा तो चलिए यहाँ पे उस चीज़ को जाने देते हैं। दाब के बारे में भी मैंने बात कर ली थी आपसे, दाब के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली थी, तो तकरीबन लगभग सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली थी। यहाँ पर एक दो फॉर्मूले आप और देख लीजिए। आर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। बस यही एक दो चीज़ें और हैं, इसके बाद मैं सीधा बीमा पर आ जाऊँगा, है ना। प्रतिरोध, इसके लिए जो यूनिट लिखते हैं यार वो लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं, ओम, ऐसे लिखा जाता है ओम, है ना, OHM, क्लियर है, ओम। अब एक जनरल फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, R=ρL/A। ये इसके मैं इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा आपको विद्युत तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा, तो इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान ना देंगे तो चलेगा भी, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, है ना। तो
विमाओं के टॉपिक जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। विमा यहाँ तक यूनिट्स ठीक है, जो भी अब बीच में आएंगी वो भी ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। और यहाँ से हम और चीज़ों को देखते हैं, विमाओं को खासकर देखते हैं। रुकिए मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बीमाएं बहुत लोगों के समझ नहीं आ सकती हैं और उसके लिए कतई कोई ट्रिक विक नहीं होती है। बीमा के लिए बीमा को सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है। याद रखिएगा, बीमा को याद भी नहीं किया जा सकता है। इतनी बीमाएं हैं और केवल 3 शब्दों या 4 में लिखी जाती हैं, तो उसको याद करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है ना, उस तरह से पॉसिबल नहीं है। आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन चीज़ों को आपको समझाता हूँ, आप उसको प्लीज़ समझिएगा। लिखने का प्रयास अभी मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहाँ से जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो भी बोर्ड पे लिखा है, वह डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद वह डाउनलोड हो जाएगा। तो बस आप केवल इस समय समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको एश्योर अभी कर दूं यार, जितने भी मेरी क्लासेस चली हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो जेन्युइन चीज़ रहती है। मैं फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब कुछ लोगों का कहना था सर वेक्टर और डीप जाइए, वेलोसिटी कैसे वेक्टर है कैसे वेक्टर नहीं है। मेरे भैया ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बताने को मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। आप इंटर में नहीं है, ना ही आप, अगर भैया कोई इंटर का बच्चा हो, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ लगेगी ये। लेकिन मैं यहाँ इंटर के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ वनडे कंपटीशन या पीएससी जो बच्चे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह वाले, उनके लिए मेरे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इंटर के लिए तो बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है यार, इंटर की पढ़ाई थोड़ी है ये। ठीक है, हम लोग को जनरल साइंस की बात की जाती है, तो हम यहाँ जनरल साइंस देख रहे हैं। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप अलग अलग पढ़ने लगेंगे, कोई मतलब आपके लिए एग्जाम में थोड़ी निकलेगा, है ना। अलग अलग कहने का मतलब है इंटर की फिजिक्स पढ़िए पूरी, इंटर की बायो पढ़िए, इंटर की केमिस्ट्री पढ़िए, आपके कोई मतलब का नहीं है। आपको केवल जनरल चीज़ें देखनी है जो कि आपके दैनिक जीवन में हो रही हैं, है ना। तो चलिए, विमाओं का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। धैर्य रख के बस केवल देखिएगा, अगर आपने वह देख लिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, वीमा डायमेंशन कहा जाता है उसको, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायमेंशन। क्या बोला जाता है, डायमेंशंस। वीमाएं, विमाएं हमेशा मूल राशियों में लिखी जाती हैं, जो कि फंडामेंटल हैं आपकी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जो 7 थी उन्हीं में से लिखी जाती हैं। हमेशा विमाएं फंडामेंटल वाले से लिखी जाती है। तो हमेशा जो लिखी जाती हैं वो किससे लिखी जाती हैं, किससे डिराइव्ड रहती हैं, फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड रहती हैं। अब देखते हैं, एग्जाम्पल से बात करता हूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं, देखते रहिएगा वीमा किस तरह से लिखी जाती है। तो वीमा जो है हमेशा एम, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, ए, थीटा, ये इसमें लिखी जाती हैं जनरली, है ना। एम क्या है आपका, मास है, द्रव्यमान। अब मैं यहां मास लिख रहा हूं, साथ में मैं बोल भी रहा हूं द्रव्यमान, लेकिन बुद्धिजीवियों के समझ नहीं आता है, पता नहीं क्यों, है ना। बोल भी तो रहा हूं मेरे भाई, क्यों। देखो यार, एक्चुअली क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पर बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न आजकल इस तरह से चेंज हो रखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हिंदी कहीं ना कहीं कुछ दिन में केवल अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं लिखी रहेगी, केवल अंग्रेजी वाले शब्दों को उतार करके हिंदी में रख दिया जा रहा है। बात समझिए आप मेरी। तो जहां ज़रूरी है वहां मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। मास, द्रव्यमान। एल से आप समझ ही रहे हैं, लेंथ। इसके लिए तो हिंदी कतई नहीं लिखूंगा, लंबाई, है ना। टी क्या है यहाँ पर,
समय, टाइम। ए क्या है यहां पर, धारा, करंट। और थीटा क्या है मेरे भैया यहां पर, तापमान, टेम्परेचर। तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है ये टॉपिक बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जिनको समझ में आ रहा, इससे ग्रुप डी वगैरह में अगर जो एकदम बहुत लो लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना, उस एग्जाम में इससे सवाल नहीं बनेगी, तो वो जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसएससी, सीजीएल, किसी पीसीएस या बैंक वगैरह का कोई एग्जाम है, उसमें जीएस के पोर्शन में साइंस आ रही है, या इवन तो सिविल सर्विस की भी बात करूं, तो वहां पर इससे चीजें पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सवाल किस तरह से बनेगी, क्या बन सकती है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बहुतों को लगेगा ये क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है इस चीज को। ठीक है, तो आज देख लीजिए। तो ये चीजें हैं आपकी, इन्हीं में हम क्या करते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं, है ना। इन्हीं में डायमेंशन लिखते हैं और इनको इसी तरह से हमको इस्तेमाल करना रहता है, हमको इसी तरह से लिखना रहता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला बल, फोर्स। बल, फोर्स। फोर्स की यूनिट आपको पता है, मैंने पहले भी बता दी, मैंने यूनिट बताई हुई है। क्या है भैया, न्यूटन। ये इसकी बेसिक यूनिट है। अब F बराबर आपको पता है क्या लिखा जाता है, F बराबर ma, यह एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यह m क्या है, द्रव्यमान है। मैं एकदम बेसिक बहुत आराम से चल रहा हूं, तो आप लोग केवल धैर्य बना करके देखते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, देखते रहिए, पूरा सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एसिलरेशन, त्वरण। क्या है मेरे भैया, एसिलरेशन, त्वरण। एसिलरेशन, त्वरण। अगर अब इसकी जनरल यूनिट आपको लिखनी है, द्रव्यमान किस में हो जाएगा, मान लीजिए केजी में हो जा रहा है, और त्वरण किस में होता है आपको पता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहां से चीज मिल रही है आपको, द्रव्यमान केजी। तो अगर इसको न्यूटन को लिखना भी चाहूं, 1 न्यूटन बराबर, बल बराबर लिख रहे हैं ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, है ना। ये चीज आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसी की हमें विमा लिखनी है, अब इसी की विमा लिखनी है, तो आप विमा इससे लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या है, देखिए बल का बीमा निकालना है तो आपको किसका किसका बीमा चाहिए, द्रव्यमान का बीमा चाहिए और त्वरण का बीमा चाहिए, और दोनों को क्या काम करना है, गुणा कर देना है। तो बहुत ध्यान से देखो, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या लिख रहे हो, M, कैपिटल M। तो यहां द्रव्यमान के लिए मैंने क्या लिखा, कैपिटल M। त्वरण के लिए जरा देखिए, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर बटा अगर यहां सेकेंड स्क्वायर है, तो ये बताइए मीटर क्या है, लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, L। तो ये लिखा ऊपर L, और बटा सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड के लिए क्या लिख रहे हैं, T, लेकिन इसका वर्ग, तो यहां क्या लिखोगे आप, T स्क्वायर। इसको ले आइए, इसको साथ में रखते हैं यहां हम L, और बटा क्या आ जाएगा, T स्क्वायर। पूरा अगर सही से अरेंज करें तो क्या आएगा, M L, और ये T वाला ऊपर जाएगा तो यह पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बल का जो आया डायमेंशन, वह आया मेरे भैया क्या, M, कैपिटल M, L T माइनस 2। M, कैपिटल M, कैपिटल L और T की घात माइनस 2। समझ में आ गई बात। यह है किसका बीमा, यह है किसका बीमा, यह है बल का बीमा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नई चीज देखते हैं जरा,
नई चीज जरा देखते हैं। देखिए कार्य, वर्क, वर्क, कार्य बोल लीजिए, लिखना मुझे इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि महान लोग हैं। वर्क, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए, कार्य का बीमा निकालना है, अगर कार्य का बीमा निकालना है तो किसका बीमा पता रहना चाहिए? बल का बीमा मालूम रहना चाहिए और किसका? विस्थापन का बीमा मालूम रहना चाहिए। विस्थापन किस में होगा? मीटर में, कोई ना कोई लंबाई है, ठीक है, और तो कुछ रहता नहीं है। तो विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे यहां? कैपिटल एल। अब बल के लिए बीमा आप निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। अब यह पूरा मिलके क्या हो जाएगा जरा देखिए, एल एल 2 हो गया तो यहां एल स्क्वायर हो गया, एल एल का गुणा अगर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या आ गया? क्या यह आपकी कार्य की बीमा आ गई? क्या यह कार्य की बीमा आ गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फाइन टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलिए कुछ और चीजों की, मैं वही बीमाएं आपको बता रहा हूं, वही उदाहरण करा रहा हूं जिनका एग्जाम में पूछे जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आप देखिए कितना याद कर लोगे यार, अब ऊपर पावर 2 है कि 1 है कि -1 है कि -2 है, -3 है, क्या है, कितना याद रखोगे? तो इसके लिए आपको जनरल फार्मूला, इसलिए जो मैंने इससे पिछली वाली क्लास कराई है उसको पहले आप लोग देख लें, इसके बाद अगर यह क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज। तो यहां से इसका डायमेंशन ये हो गया, इसकी बीमा यह हो गई, बात क्लियर हो गई। चलिए अब जरा एक यहां बीमा और देख लीजिए, इसी पेज पे कराए दे रहा हूं, इसी पेज पे कराए दे रहा हूं, जरा देखिए। ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी, कौनो एनर्जी लो, कोई भी एनर्जी लो आप, कोई भी एनर्जी लो आप, मान लेते हैं हम गतिज ऊर्जा लेते हैं, काइनेटिक ऊर्जा लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऊर्जा ले लेते हैं एक, आप कोई और भी ले सकते हो। मान लेती मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ आधा, हाफ गुणित द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। अब जब डायमेंशन निकालते हैं तो ये आधे वाधे से हमको कुछ लेना देना नहीं रहता है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो उसमें मेन क्वांटिटी है जो कि द्रव्यमान है और क्या है, वेग है, हमें सिर्फ इसकी बात करनी रहती है। तो अगर मैं यहां द्रव्यमान लिखूं तो द्रव्यमान के लिए क्या होगा बीमा? कैपिटल एम। और अगर वेलोसिटी लिखूं वेग, ठीक है, वेग, जरा वेग के लिए देखिए, वेग किस में लिखा जाता है? वेग मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? मीटर के लिए क्या लिखेंगे? लंबाई, कैपिटल एल। यहां पे भैया मीटर प्रति सेकंड, आप इसको द्रव्यमान मत समझना इस वाले को, ठीक है। अब प्रति सेकंड मतलब टी, नीचे टी। अब इसका पूरा स्क्वायर करना है, v स्क्वायर करोगे, जब v स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर हर जगह स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो यहां पे अगर लिखना हो तो l स्क्वायर, अब पूरे का बटा क्या लिखोगे? t का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इसको ऊपर ले आओ, देखो क्या बनना है, बहुत अच्छी चीज आएगी, m l स्क्वायर टी माइनस टू। आया कि नहीं आया? हो सकता है लेक्चर थोड़ा बोर लग रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, अच्छी चीजें सबको खराब ही लगती हैं, है ना। तो देखिए कैपिटल एम, कैपिटल एल स्क्वायर टी माइनस टू,
ये देखिए कैपिटल M कैपिटल L स्क्वायर और T-2। क्या कार्य का और ऊर्जा का, क्या कार्य का ऊर्जा का विमा सेम आ रहा है? तो याद रखिएगा, एक पॉइंट यहां से ये नोट करने वाला है, कार्य और ऊर्जा का विमा सेम होता है। वर्क कार्य का विमा, कार्य का विमा किसके सेम होता है? एनर्जी, ऊर्जा के विमा के सेम, एनर्जी का विमा। ठीक है, याद रखना। जिस तरह कार्य जूल में लिखते हो उसी तरह ऊर्जा भी जूल में लिखते हो, है ना? तो ये याद रखना। समझ में आ गई बात? क्या यहां से बातें समझ में आई हैं? कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग, है ना? कुछ और भी चीजों को देख लेते हैं। आप कोई भी ऊर्जा से निकालिए, आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलूं आगे, कुछ और बात करूं? चलिए, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है यहां से। मैंने कोशिश किया है कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं, है ना? मैंने कोशिश की कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं। चलिए आगे चलता हूं। दाब, प्रेशर, इसको दाब कह लीजिए, दाब। मैंने आपको इसकी यूनिट्स बताई थी और यह भी मापने के यंत्र भी बताए थे मैंने आपको, है ना? तो साथ में जो चीज़ें चलती रहती हैं यार, इस तरह से हम उसको डील करते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे देखिए यार। मेरे लेक्चर, मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ, जो मेरी क्लासेस है ना, यहाँ से सीधे सीधे सवाल फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसेंट ट्रेंड को ही देखते हुए मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ, है ना? अपनी इच्छा और अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। जो एग्ज़ाम में आने वाले रहते हैं और स्टूडेंट, इसीलिए मेरे पास मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी अगर चलती हैं, स्टूडेंट इसीलिए भरे रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो टू दी पॉइंट है और इससे बाहर हमको देखना नहीं। साइंस तो बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी है, बहुत से टीचर है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा डालेंगे, आपको लगेगा अरे वाह बहुत डीप साइंस पढ़ाई गई। क्या करोगे पीएचडी करके? पीएचडी करके आप क्या करिएगा बताइए? आपका काम है आप पूरा पढ़ लो, एक एक से किताब पढ़ लो, ले मोटी मोटी किताब पढ़ के सब याद कर लो। आईएएस का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर तरीका और प्रॉपर सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, और किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकता है ये आपको समझने की जरूरत है ना? क्यों? क्योंकि हर एक तरीके के लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसको हर एक तरीके के लोगों को देखना है। अब आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो अब आपके हिसाब से तो नहीं बनाएगा ना वो पेपर, आपके हिसाब से तो नहीं बनाएगा, वो सबको देखते हुए बनाता है पेपर। चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर, दाब। दाब बराबर क्या होता है मेरे भैया? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं बल बटा क्षेत्रफल, बहुत से लोगों के कान पे जूं तक नहीं रखते, अरे सर हिंदी में लिखिए। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूं, उर्दू बोल रहा हूं क्या? बोल भी तो रहा हूं, है ना? तो प्लीज, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। जा रहे हो जिस नौकरी में, है ना, जब फाइल आएगी सामने या तमाम तरह की चीजें आएंगी तो अंग्रेजी में ही डील करोगे, फिर हिंदी नहीं खोजते फिरते रहना। और सुनिए, जो हिंदी वाले, मैं हिंदी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो हिंदी फिर एकदम ऐसी पढ़ो, आपको जो हिंदी भी पढ़े आप एक्चुअली, या हम लोग जो है एक गंदी हिंदी पढ़ते हैं। गंदी हिंदी मतलब वो एकदम शुद्ध थोड़ी है, शुद्ध हिंदी देखोगे तो दिमाग भन्ना जाएगा, है ना? तो मैं इसीलिए मिक्स्ड लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं, समझ आना चाहिए, बस मेरा फाइनल यही रहता है कि समझ में आना चाहिए। अब आप लोगों की वजह से मुझे अपना बीच में समय वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है? बल है ना? बल। तो इसके लिए यूनिट देखते हैं, और ये नीचे क्षेत्रफल, तो नीचे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए जरा आइए आप इधर, आप देख रहे हैं बल के लिए क्या निकाले हैं आप? बल के लिए क्या निकाले हुए हैं आप? MLT-2, MLT-2। तो बल के लिए जो विमा है वह है MLT-2। और ये बताइए क्षेत्रफल है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर क्या है? लंबाई है, तो बटा
तो बटा एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाइएगा, जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो यह क्या हो जाएगा, m, ये ऊपर गया l-1। देखिए एक ऊपर है और दो नीचे से माइनस होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो घटती है ना। तो t-2, तो दाब का बीमा क्या आया, m l-1 t-2। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। चलिए आगे जरा देखिएगा, मैंने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले विभवांतर बताया था। वो क्या बताया था, W/Q, कार्य का बीमा। अगर इसका बीमा निकालना है आपको तो कार्य का बीमा चाहिए। कार्य का बीमा जरा देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए कार्य का बीमा आपने क्या लिखा है, ml² t-2। ये लिखा है कि नहीं, ml² t-2। क्या लिखेंगे हम, ml² t-2 बटा Q बराबर क्या होता है आपको मालूम है ना, Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। I क्या है, धारा, उसके लिए मैंने बताया था कैपिटल A लिखते हैं, और T क्या है यहाँ समय, तो यहाँ कैपिटल T। इसका बीमा क्या हो गया, आवेश का बीमा क्या हो गया, समझ में आ गई बात, आवेश का बीमा क्या हो गया, AT। यहाँ लिखिए AT, ठीक है, AT। इसको थोड़ा सा हम लोग सही करें, ऊपर ले चलें तो क्या बन जाएगा, कैपिटल M l² t-3 a-1, है ना। अब ये बताइए ये चीज़ें याद हो सकती हैं क्या, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ये चीज़ें याद हो पाए, है ना। तो आप इन सब को कोशिश करिए कि आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ें समझने वाली हैं बंधु, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी समझने वाली हैं। अब मैंने आपको देखिए अनजाने में ही मैंने बहुत बीमाएँ बता दी, किसकी बीमा बता दी, क्षेत्रफल की बीमा बता दी, त्वरण की बीमा बता दी, वेग की बीमा बता दी, है ना। इसके बाद दाब की बीमा बता दी, कार्य की बीमा बता दी, बल की बीमा बता दी, बल की बीमा बता दी आपकी, और यहाँ आप देख रहे हैं पोटेंशियल विभवांतर की बीमा बता दी, आवेश की बीमा बता दी, है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं, इसके इक्विवेलेंट क्या आएगा। आपने स्ट्रेस सुना होगा, मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है प्रतिबल। इसका भी जो यार फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो जब यही हो रहा है तो इसके लिए भी बीमा क्या हो जाएगी, ये। तो दाब और प्रतिबल की बीमा सेम होती है, दाब और प्रतिबल की बीमा सेम होती है, ठीक है। आगे जरा देखिएगा, कोण, कोण बीमाहीन है, इसकी नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं लिखी जाती, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। स्ट्रेन, विकृति, विकृति क्या होगा, नो डायमेंशन। कैसे नो डायमेंशन, मैं बता रहा हूं, कोई बीमा नहीं, नो डायमेंशन का मतलब कोई बीमा नहीं। विकृति क्या होता है भैया, डेल्टा L/L, लंबाई में चेंज कितना हुआ बटे ओरिजिनल लंबाई कितनी है, लंबाई में चेंज कितना हुआ बटा ओरिजिनल लंबाई कितनी है, इसी को विकृति, मतलब किसी चीज में कितनी विकृति आई। यही बॉटल है, अगर इसी को मैं खींच लूं, है ना, तो इसकी लंबाई में कुछ फर्क आ जाएगा, तो कितना फर्क आएगा, वो है डेल्टा L और बटा L, मतलब ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, विकृति आ गई इसमें। तो देखिए लंबाई, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, कट जाएगा, तो ना ही इसकी कोई यूनिट होती है, नो यूनिट, और ना ही इसका कोई डायमेंशन निकलेगा, क्योंकि लंबाई लंबाई कट जाएंगे उसके यूनिट, मीटर बटा मीटर, सेंटीमीटर बटा, है ना, तो यह क्या होंगी चीजें, कट जाएंगी, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है।
आर वी क्लियर? ओके, चलिए आवेग, इम्पल्स, आवेग, और यहां संवेग, मोमेंटम। इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है P बराबर mv, P बराबर mv, मैं अभी समझा रहा हूं क्या है। और इंपल्स के लिए लिखा जाएगा आपका क्या होगा, इंपल्स बराबर आवेग बराबर होता है बल, फोर्स गुणित समय, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। क्लियर है बात? फोर्स इंटू टाइम। अब इसका आपको वीमा निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका आप ये देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, है ना, न्यूटन सेकेंड। और इसके लिए यूनिट क्या होगी, केजी, और यह वेग है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। एम क्या है, द्रव्यमान, और वी क्या है, यहां वी क्या है, वेग है, और इसके लिए यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये आया। अब इन्हीं दोनों से आप क्या बना सकते हैं, इनकी विमाएं आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जितने लोग भी जुड़े हुए इस समय, मैं बस उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतने टाइम तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत लोगों की हिम्मत नहीं करती है पढ़ने की, है ना, वो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, वो उनका अपना है, मतलब उनका अपना सोच है, वो उनकी अपनी चॉइस है छोड़ना। मेरा काम है, जो मुझे दायित्व सौंपा गया है, मैं उस पर अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं उस पर खरा भी उतर रहा हूँ, ठीक है बात। चलिए, तो ज़रा देखिएगा इसका, अगर मैं डायमेंशन बनाऊं, किसका, संवेग का, बहुत ध्यान से देखिएगा। केजी है तो ये हो गया एम, कैपिटल एम, ऊपर मीटर है तो ये आ गया कैपिटल एल, और बटा सेकेंड है तो ये आ गया कैपिटल टी नीचे, है ना। इसको अगर ध्यान से बनाऊं तो एम एल टी माइनस वन, ठीक है, क्या आएगा, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। यह किसके लिए आ रहा है, यह किसके लिए आ रहा है आपका, किसके लिए आ रहा है आपका, संवेग के लिए आ रहा है। इसके लिए बनाना है आपको, तो बल का विमा और गुणित समय। बल का विमा आप लोग देखिए कहीं लिखे हुए हैं, बल का विमा एम एल टी माइनस टू, और इसी में समय का गुणा कर देंगे तो एक समय और कम हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस वन। देखिए बल का कितना है, एम एल टी माइनस टू, और ऊपर से समय का गुणा कर रहे हैं तो यहां माइनस टू है, तो एक इसमें जुड़ेगा जब, तो एक यहां पर क्या बचेगा, माइनस वन। तो देखिए एम एल टी माइनस वन और एम एल टी माइनस वन, आवेग और संवेग की जो विमाएं हैं वह क्या है, बराबर है। आवेग और संवेग की जो विमाएं हैं वह क्या है मेरे भैया, बराबर है, ठीक है ना। यहां से आप दिख रहे हैं आपको, दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, है ना, दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं। चलिए और कुछ विमाएं आपको बता दूं, और कुछ विमाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ है। आपको बस एक तरीका मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि इसको रटाया नहीं जा सकता, याद नहीं कराया जा सकता, है ना। ये चीज़ें याद करने वाली है नहीं, ये चीज़ें टोटली समझने वाली हैं, टोटली समझने वाली हैं ये चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिलेगा ही आपको, वहाँ से ले लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी चीज़ें। अच्छा, एक टफ चीज़ करा दे रहा हूँ आसान करके, ताकि ये फाइनल है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, है ना। ये जो मैं अभी चीज़ कराने जा रहा हूँ ये चीज़ फाइनल है। अच्छा, और मैंने आपको बता ही दिया किसका किसका सेम आ रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट थे उन सबको मैंने डील कर लिया है, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई पूछे आयतन का बताइए, आयतन, वॉल्यूम,
वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, आयतन। क्या लिखते हो? आयतन किस में लिखते हो? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही लिखते हो ना। तो इसके लिए देखिए क्या है, लंबाई का क्यूब लिख रहे हो कि नहीं, और लंबाई के लिए वीमा क्या लिखते हो? कैपिटल एल, और तो कुछ है ही नहीं इसके पास, तो एल क्यूब। क्या लिखोगे? एल का क्यूब। ये हो गया। अगर आपको लिखना है घनत्व का, डेंसिटी का, तो ऐसे लिख लो। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान मास बटे वॉल्यूम। लिखते हो ना। द्रव्यमान क्या हो गया यहाँ से? एम हो गया कैपिटल एम और बटा एल क्यूब, है ना। तो अगर लिखना चाहोगे तो क्या आएगा? कैपिटल एम और एल ऊपर जाएगा ये, तो एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ें समझाई है? मेरे हिसाब से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल चलिए और करा देता हूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल, हालांकि मैं गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाऊंगा इसको। कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो एक गुरुत्वीय बल है, जो खिंचाव वाला बल है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, बल बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब अगर आपको क्या निकालना है? इसकी वीमा निकालनी है, इसकी वीमा आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां से जरा देखिए, G बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू आर का स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। m1 m2 द्रव्यमान है, r है उनके बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, और G कांस्टेंट है। इसी का हमको निकालना है। आपने देखिए बल का क्या निकाला हुआ है, ध्यान से देखिए, mlt माइनस 2, ठीक है। तो बल के लिए F के लिए क्या लिखेंगे? mlt माइनस 2, और r स्क्वायर है, r स्क्वायर मतलब दूरी है, तो दूरी के लिए l लिखते हैं और उसका स्क्वायर बटा m1 m2, ये दोनों द्रव्यमान है, और एक द्रव्यमान के लिए m, तो दोनों द्रव्यमान के लिए m स्क्वायर। इसको सही करते हैं ज़रा, तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ एक है, ये नीचे वाला 2 जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो m माइनस 1 बचा। एल क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया, t माइनस 2, ठीक है। ये जी की वीमा आ गई, है ना। मान लीजिए टफ करके पूछे तो आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। समझ में आ रही हैं चीज़ें? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा मेरे ऊपर तो आपको बहुत आ रही होगी, यार क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पूरा 22 जो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी बात मानिए, थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे अच्छे एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं, किसी भी तरह से पूछ सकता है ना। तो चलें, मैंने जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डायमेंशन से हो सकते थे मैंने आपको कराए, और नेक्स्ट अब देखते हैं कि और मैं इसमें और क्या करा सकता हूँ। फ़िलहाल यहाँ तक डायमेंशंस क्लोज करते हुए आज का लेक्चर भी सोच रहा हूँ क्लोज कर दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें और पढ़ा दे रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है वो, है ना। चलिए, मैं यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। वापस मैंने इंस्ट्रूमेंट्स आपको कुछ पढ़ाए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मैं और बात कर रहा हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मैं और बात कर रहा हूँ। कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में कराए हुए हैं, कुछ मैं यहाँ अभी और करा रहा हूँ, ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। देखिए, ईसीजी सुना है आपने? ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन के बारे में सुना होगा। फुल फॉर्म ज़रा देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है भैया, ये पूछ ली जाएगी। इकोकार्डियोलॉजी या इकोकार्डियोग्राम, दोनों बातें बोल लेते हैं। इकोकार्डियोलॉजी, इकोकार्डियोग्राम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है? हार्ट की जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए, हार्ट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रही है?
हार्ट के लिए, हृदय के लिए ईसीजी। नाउ नेक्स्ट जरा देखिए ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है मेरे भैया? यह आपकी मांसपेशियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? मांसपेशियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक और आता है आपका ईईजी, देखते चलो साथ में, बस इंपॉर्टेंट है ये सब। इंस्ट्रूमेंट्स में बता रहा हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बताए थे क्या क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। ईईजी, ये मत समझना कि सर कुछ अलग से टॉपिक चल रहा है क्या, नहीं, ये मैं आपको विमाएँ, राशियाँ और उनको नापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं मैं उनकी कुछ हद तक बात कर रहा हूँ, है ना। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। नाउ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है ना। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेन के लिए। आगे देखिए एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी शरीर के भीतरी अंगों की जांच के लिए, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। और एंडोस्कोपी में करते क्या है, एक पाइप डालते हैं जिसके ऊपर कैमरा वगैरह लगा रहता है, वो अंदर जा करके देखते हैं कि कहीं घाव है, कोई चीज़ मान लीजिए किसी ने सिक्का उक्का निगल लिया है वगैरह वगैरह, तो अंदर के पार्ट में क्या है वह देखने के लिए एक पाइप के थ्रू बहुत माइनर कैमरा लगा रहता है उसके आगे, उसको अंदर डाला जाता है मुख से, उसको कहा जाता है एंडोस्कोपी। क्या बोला जाता है उसको? एंडोस्कोपी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंडोस्कोपी। या आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि एंडोस्कोप, एंडोस्कोप है ना, एंडोस्कोप। तो याद रहेगा ये इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद जरा देखिएगा अल्ट्रासाउंड, ये तो पता ही होगा आपको, यह अभी बॉडी के भीतरी अंगों की जांच के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भ्रूण अवस्था देखने के लिए, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो देखते हैं कि बच्चा सही है, स्वस्थ है, किस तरह से है ये। या मान लीजिए किसी को अगर ऐसे हो कि कहीं चोट वगैरह लगी हुई है इंटरनल पार्ट्स में, है ना, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। नाउ एक्सरे, एक्सरे की खोज यहाँ इंपॉर्टेंट, रोएंटिजन, रोएंटिजन या रांटिजन लोग पढ़ते हैं, रांटिजन खोज इन्होंने की थी, रांटिजन ये पूछा जाता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। एक्सरे भी, यह भी क्या है कि कहीं बोन्स की जांच के लिए, जनरली हड्डियों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कई तरीके के आते हैं आजकल, मांसपेशियों वगैरह की भी जांच कर लेते हैं, पर आप इसको हड्डियों से संबंधित आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बोन्स के लिए। आगे आइए ज़रा, एमआरआई, एमआरआई टेस्ट आपने सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिसको लग रहा हो बेवकूफ़ियत चल रही हो जा सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फुल फॉर्म याद रखिएगा, अंग्रेजी में ही, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा। क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। जनरली यह मस्तिष्क की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे आप बॉडी के और पार्ट्स की भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसके और पार्ट में भी
जांच कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से याद रखिएगा सीटी स्कैन। देखिए जैसे अल्ट्रासाउंड है, इसका बेटर वर्जन एमआरआई वगैरह है, इसका मतलब इससे और अच्छा आया सीटी स्कैन, इससे और अच्छा आया तो एमआरआई। ये सब क्या है? एडवांस चीजें हैं। हो सकता है वही चीजें देख रही थी लेकिन ये वाली चीज ज्यादा एडवांस है पहले वाले से, है ना। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये अभी कहाँ के लिए? शरीर की जांच के लिए, और जनरली आपका पूरे बॉडी मतलब होल बॉडी का आप सीटी स्कैन लोग करवा लेते हैं, है ना। तो क्या यहाँ से चीज़ें समझ में आई? कोई ये बोल सकता है कि सर इसमें से जितनी चीज़ आपने लिखी वो नहीं आती एग्जाम में? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। मैं जानता हूँ कोई नहीं बोल सकता है यहाँ से कि जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं वो एग्ज़ाम में ना आती हूँ। ठीक है? और जिन लोगों ने वो शुरू का देख करके छोड़ दिया होगा कि सर बीमाएँ चल रही हैं, उनके दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, उनका ये चीज़ चला जाएगा क्योंकि उनको तो पता होगा नहीं कि आगे क्या हुआ है क्लास में, जब तक वो देखेंगे नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आई यार। ECG, EMG, EEG, MRI, एक्सरे, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, क्या यह बातें आपको समझ में आई हैं? कुछ और भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वह ले ले, तो वह ले ले। ठीक है? वह ले ले। चलिए आगे चलता हूं। कल मैंने आपको ऐसे और चीजें बताई हुई थी, जैसे आप हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता। पेरिस्कोप याद रखिएगा, पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप या पनडुब्बियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है समुद्री लेवल पे चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है ना? पनडुब्बी से ऐसे ऊपर से ऐसे पाइप से निकलती है और देखती है। ठीक है? तो चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्या देखने के लिए? सी लेवल पर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सी लेवल पे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मतलब आप पानी के नीचे ही हैं, लेकिन पानी के नीचे ऐसे करके आप क्या काम कर सकते हैं? ऊपर की सारी चीज़ देख सकते हैं। उसका अगर मैं शेप बनाऊं तो शेप उसका ऐसे रहता है यार, ऐसे देख लो, छोटा सा यहाँ बना ये दे रहा हूँ, ये इस तरह से रहता है। दर्पणों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से रोशनी घुसती है, यहाँ वाला दर्पण यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से ऐसे देख लेता है। तो इतनी पाइप निकली रहती है, आप चीज़ों को देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है? क्या यहाँ से समझ में आ रही हैं चीज़ें? जो मैंने यहाँ पे चीज़ें और लिखी हुई हैं, बाकी और मैंने चीज़ें कल आपको बता रखी हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे ज़रा देखता हूँ, एक दो और आप देखिएगा। कैलोरीमीटर, यहाँ लिख रहा हूँ, कैलोरीमीटर, कैलोरी से ही समझ में आ रहा होगा। क्या नापेगा? ऊष्मा, हीट। क्या नापेगा आपका? ऊष्मा, हीट। क्या नापेगा आपका? ऊष्मा और हीट, है ना। तो यहाँ तक जो और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैंने आपको बताए। बाकी भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टॉपिक्स के साथ बताऊंगा। जैसे मैं आपको जब विद्युत पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मैं वहाँ पे चीज़ों की बात करूँगा। जब मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा, जैसे जब मैं आपको तरंग बताऊँगा, जब वेव्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब भूकंपीय तरंगे आती है तो उनको किससे नापा जाता है, रिक्टर स्केल वगैरह की वहाँ पे बात करूंगा, है ना। तो आप सारी बातें समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ ये जो आज की क्लास है वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये यहाँ से आपको इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि आप पूछिए मत, है ना। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए और देख भी लेंगे एक बार तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी जा रही हैं। ख़राब भी लग रही हैं तो वो भी बताओ, या क्या किया जा सकता है वो भी बताओ, है ना। तो मैं अपने स्तर से उसको ज़रूर मॉडिफाई करने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ मैं, और बाकी जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं आपको डिलीवर कर ही रहा हूँ। ठीक है,
तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, जो कल लेक्चर आएगा वो गुरुत्वाकर्षण का आएगा। गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें एक छोटी सी फॉल्ट ये है कि उसमें मैंने बोल दिया है कि वो पहला लेक्चर है। एक्चुअली पहला लेक्चर नहीं था, एक्चुअली शूट मैंने उसको पहले किया हुआ था, पर वह कल जा रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा माइंड में इग्नोर कर सकते हैं। पर उसमें जो जानकारी है, बहुत अच्छा लेक्चर है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज वाला लेक्चर, अगर आपको इसमें कुछ और डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं देखता रहता हूँ कि उसको क्या दिक्कत है। फालतू कमेंट रहेंगे तो मैं नहीं करता हूँ रिप्लाई, लेकिन अगर जेन्युइन चीज़ है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ये लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ। आपसे कल मुलाकात करूँगा ग्रेविटेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाना पीना खा लीजिए और समय से सो जाइएगा। सोना बाबू कम करिए, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, है ना। चलिए चलता हूँ।